गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारा वीडियो का टाइटल है अवैध, जो कि धारा 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित किया गया है, जिसे बीएनएस 2023 भी कहते हैं। 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इसमें कुल एक लगायत 358 धाराएं हैं। इसमें पहले मैंने कुछ टॉपिकों पे वीडियो बनाए हैं, कुल इसमें 39 परिभाषाएं हैं। तो आज हम सर अवैध शब्द पे चर्चा करेंगे। तो जो बुक में परिभाषा दी गई है, मैं सबसे पहले आपको बुक में दी गई परिभाषा को आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद मैंने इस पे एक ई बुक भी तैयार की है। उस ई बुक की लिंक में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वो आसमानी रंग की दिखाई देगी ई बुक के आगे। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 99 रुपीज कीमत मेरे द्वारा उसकी रखी गई है। यदि किसी आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। अवैध, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ये इसमें प्रारंभ में बताया है। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। मतलब जो भारतीय कानून में जिन कार्यों को अपराध बता दिया गया है या भारतीय कानून के तहत जिनको रोक दिया गया है कि ये जैसे चोरी करना अपराध है, हत्या करना अपराध है, किसी के साथ बिला वजह मारपीट करना अपराध है, किसी के मकान जमीन पे कब्जा करना अपराध है, ये सभी अवैध परिभाषा की श्रेणी में आते हैं। मतलब जो कानून के द्वारा जिनको प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, जिनको रोक दिया गया है, उसको अवैध कार्य माना गया है। इसमें आगे बताया गया है कि या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, मतलब दीवानी मुकदमों का आधार उत्पन्न करती हो सिविल कार्रवाई। जैसे कि आपने किसी के खेत पे बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो अवैध कार्य है और एक सिविल कार्रवाई का आधार इससे उत्पन्न हुआ। सिविल कार्रवाई का आधार कैसे उत्पन्न हुआ है कि जब आपने किसी के मालकाना हक की जमीन पे विधि विरुद्ध तरीके से ताकत के जोर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि मालिक वो व्यक्ति है जिसकी जमीन पे आपने कब्जा किया है, तो अदालत में सिविल सूट लगाएगा कि इस जगह का रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे और रजिस्ट्री के आधार पे या पैतृक आधार पे जैसे भी वो मालिक बना है, मैं मालिक हूँ। वो जज साहब के सामने मुकदमा पेश करेगा और स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा अदालत में पेश करेगा। तो ये सिविल आधार उत्पन्न हुआ है सर। तो कोई भी कार्य जो अवैध है वो सिविल आधार उत्पन्न करता है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या भारतीय कानून में जिसको अवैध बताया गया है, तो वो सभी कार्य अवैध की श्रेणी में माने जाएंगे और उनको अपराध माना जाएगा। इसमें आगे बताया है कि और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। मतलब एक कर्मचारी है, बैंक के कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी 11 से 5 बैंक में वर्क करने की है। अब वो 11 से 5 वर्क नहीं करते हैं और बाहर घूमते रहते हैं, गप्पे लगाते हैं, तो ये अवैध कार्य हो गया, क्योंकि उनकी ड्यूटी है बैंक में वर्क करने की। या एक बैंक का उदाहरण देखिए, मैंने बताया एक शिक्षक भी हो सकता है जिसकी ड्यूटी है स्कूल में 11 से 5 बच्चों को पढ़ाने की। अब वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है और खाली रजिस्टर पे दस्तखत कर देता है, और वो तो ये अवैध कार्य माना जाएगा। इसी प्रकार से जो है कि डॉक्टर की ड्यूटी है कि पेशेंट का इलाज शासकीय अस्पताल में करें, निःशुल्क करें, अस्पताल से निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। अब डॉक्टर महोदय वहां बैठ के कहते हैं कि आप हमारे क्लिनिक पर आइए, हम वहीं पे आपका ट्रीटमेंट करेंगे, और वहां उनकी फीस लेते हैं और महंगी दवाई देते हैं। यह अवैध कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस कार्य का लोप कर रहे हैं जो उनको करने के लिए नियुक्त किया गया है। डॉक्टर की ड्यूटी है अस्पताल में बैठ के मरीजों का, पेशेंट का इलाज करना, और उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर साहब को दी जाएगी। अब वो वहां ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं और दूसरे तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये अवैध माना जाएगा। एक उदाहरण बताएं सर मैंने आपको समझाने के लिए, ऐसे हजारों उदाहरण भी हो सकते हैं जो आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अवैध की परिभाषा एक बार सर इसको कंटिन्यूसली मैं पढ़ के बता देता हूं आपको शॉर्ट में। अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। आपको पढ़ के बता दिए। अब जो आपके लिए मैंने बेहद आसान और सरल शब्दों में ई बुक तैयार की है, उसमें से भी इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। इतने आसान तरीके से मैंने तैयार की है कि यदि आपने एक बार इसको समझ लिया तो आपको हमेशा याददाश्त में रहेगा। चाहे आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कानून के विद्यार्थी हो, चाहे वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे एक आम नागरिक हो, ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैंने हमेशा मेरे वीडियो में धारा 2 के मूल्य और महत्व को बताने के लिए हमेशा 2 लाइन कही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपने इसको समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ई बुक में देख रहे हैं, अवैध की परिभाषा बीएनएस 2023 की धारा 2 के अनुसार अवैध का अर्थ किसी भी ऐसे कार्य, वस्तु या स्थिति से जो कानून के विरुद्ध हो।
कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य, स्थिति और वस्तु है तो उसे अवैध माना जाएगा। निषिद्ध हो या किसी कानून द्वारा दंडनीय घोषित किया गया हो, यदि किसी कानून द्वारा भी दंडनीय घोषित किया गया तो उसे अवैध माना जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चोरी करना अपराध है, उसमें सजा का प्रावधान है। आपने किसी को चेक दे दिया और चेक बाउंस हो गया, उसमें पैसे नहीं थे, तो ये भी एक अपराध माना जाएगा। प्रक्रम में लिखित अधिनियम 138 के तहत अदालत में मुकदमा लगाया जाएगा। 2 साल की उसमें सजा का प्रावधान है और चेक राशि से डबल जुर्माने का उसमें प्रावधान है। किसी के साथ बिला वजह मारपीट करना बिना किसी कारण के, या कोई कारण भी है तो आप मारपीट नहीं कर सकते, ये सभी कार्य अवैध में माने जाएंगे। आपको न्यायालयीन कार्रवाई करना होगी, जो प्रोसीजर उसमें बताइए वो करना होगा। किसी के मकान पे, खेत पे बलपूर्वक कब्जा कर लेना यह अवैध माना गया है। किसी की मान और प्रतिष्ठा पे झूठा लाछन लगा के उसको बेइज्जत करना, उसको अपमानित करना, नीचा दिखाना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी का अपहरण कर लेना, हत्या कर देना, बलात्कार कर देना, मतलब जो भारतीय दंड संहिता में जितने भी अपराध परिभाषित किए गए वो, और उनसे हट के जो कानून में जितने भी दंडनीय अपराध परिभाषित किए गए वो सब अवैध कार्य की श्रेणी में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसको इसको जो सरल शब्दों में समझाने के लिए जो बताया है कि इसमें सरल भाषा में समझें कि कोई भी कार्य जो किसी कानून, अधिनियम, नियम या सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है वह अवैध कहलाता है। मतलब सरकारी आदेश का भी अगर उल्लंघन करा तो उसको भी अवैध कार्य में माना जाएगा। अवैध शब्द का उपयोग केवल अपराधों के लिए ही नहीं है, बल्कि अनुचित अनुबंधों, अमान्य कार्यों और गैर कानूनी संपत्ति या गतिविधियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हर कार्य अवैध, मतलब अवैध। आपने फर्जी तरीके से वसीयत लिखा ली, वसीयतकर्ता बीमार है, मरणासन अवस्था में आपने उसका सिर्फ अंगूठा लगा लिया और वसीयत लिखा ली और उसको पता भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आपका मकसद और नियत ये है कि सारी संपत्ति आप वसीयत के जरिए हड़प लें, तो ये भी अवैध कार्य माना जाएगा। अनुबंध पत्र में विक्रेता की इच्छा ही नहीं है कि प्रॉपर्टी को बेचे हो, आपने उसको ब्लैकमेल करा, कोई ऐसी बातें उसके सामने रखी, उसको इतना मानसिक दबाव में ले लिया और उसने मजबूरी में आके विक्रय अनुबंध पत्र पे दस्तखत किए, तो ये भी अवैध कार्य माना जाएगा। कपट करना, धोखा करना, बेईमानी करना, इस तरीके से कार्य करके किसी की रजामंदी लेना, सहमति लेना, ये सब अवैध कार्य के अंतर्गत माना जाएगा। अवैध के कुछ उदाहरण है सर। जो नंबर 1 है, अवैध निर्माण। बिना अनुमति के किसी सरकारी या निजी भूमि पर निर्माण करना, बिना अनुमति के किसी गवर्नमेंट की, देखो गवर्नमेंट मालिक है, उसकी आप मालिक नहीं है, सबसे पहला तो अवैध यही हो गया सर। उसके बाद आप उसमें निर्माण कर रहे हैं वो भी अवैध है, और बिना अनुमति के कर रहे हैं तो वो भी अवैध है। आपको पहले उस जमीन का पट्टा लेना होगा गवर्नमेंट को आवेदन देके। जब गवर्नमेंट आपको उस जगह का पट्टा दे देगी या आपको लीज पे दे देगी, उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेना होगी उस पर निर्माण करके, तब वो अवैध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आपने सरकारी जमीन पे ऐसे ही कब्जा कर लिया और मकान बना लिया तो उसे अवैध कार्य के अंतर्गत माना जाएगा, जो बीएनएस की धारा 2 में बताया गया है, जिसपे हम टॉपिक पे अभी चर्चा कर रहे हैं। नंबर दूसरा उदाहरण है अवैध व्यापार। बिना लाइसेंस के शराब, ड्रग्स या हथियारों की बिक्री करना यह अवैध माना जाएगा। लेकिन यदि आप लाइसेंस लेके करते हैं तो यह अवैध नहीं माना जाएगा। नंबर तीसरा अवैध संपत्ति। किसी के नाम पर दर्ज ना होने वाली या गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति। मतलब किसी के नाम पर दर्ज ना होने वाली संपत्ति, मतलब जो है कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कोई वारिस नहीं है और वर्तमान में वो लावारिस पड़ी हुई है, आपने उस पर कब्जा कर लिया, अवैध कार्य कर लिया आपने। इसी प्रकार से अवैध गतिविधि, रिश्वत देना, जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब अपराध है। रिश्वत लेना भी अपराध है और रिश्वत देना भी अपराध है, ये सभी अपराध में माने गए। जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना। धोखाधड़ी करना, जैसा कि सर मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया कि कंपनी को लेके काफी लोग चीटिंग करते हैं। धोखाधड़ी करने के लिए कंपनी के एजेंट गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहरों शहरों में घूमते हैं और लोगों को एक लालच देते हैं झूठ बोल के। उनकी मंशा रहती है कि आपकी जेब से पैसा निकाल के वो हड़प लें, उसके लिए आपके 10 चक्कर लगाते हैं, आपके साथ धोखा करने के लिए आपको झूठा आश्वासन देते हैं। तो ये सब अवैध कार्य के अंतर्गत आता है। 420 के अंतर्गत भी आता है, धोखाधड़ी के अंतर्गत भी आता है। 7 साल की सजा का प्रावधान है। 318 भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा को कर दिया गया है, जो पहले 420 धारा कहलाती थी। प्रकार से धोखाधड़ी को भी अपराध बताया गया है। तो आप ऐसे धोखेबाज और चीटर जो एजेंट है उनसे आप सावधान रहें, उनके बहकावे में ना आए, 1 रुपया भी ना दें, उनको भगा दें। और अगर वो आपको बार बार बातें हैं तो उनसे कह दें कि दोबारा हमारे पास नहीं मत आइएगा आप। और अगर वो परेशान करते हैं तो आप थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कर दें सर ऐसे एजेंटों की। पुलिस उनसे बिल्कुल पूछताछ करेगी, सारी कंपनी का रिकॉर्ड पूछ लेगी, क्योंकि ऐसे लोग इसमें के शातिर और बदमाश होते हैं कि उनका हाथ बचा के कार्य करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, जबकि एक आदमी उनके उसी आश्वासन पे उम्र भर की कमाई उनको दे चुका होता है। तो ऐसे चीटर, बदमाश और धोखेबाज किस्म के लोगों को दफा कर दें, भगा दें, उनको अपने पास ना आने दें और अपने उम्र भर की कमाई को अपने पास सुरक्षित रखें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखें। इनके धोखे में, जालसाज एजेंटों के धोखे में ना पड़े जो कंपनी के नाम से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं।
ये एक फ्रॉड किस्म के धोखेबाज लोग हैं, इसलिए मैंने आपको इसको इन्फॉर्मेशन को दी है। ये सब अवैध कार्य की श्रेणी में आता है। अगला उदाहरण है सर हमारा अवैध संबंध। यदि किसी विवाह को कानून मान्यता नहीं देता तो वह अवैध माना जाता है। यदि किसी विवाह को कानून मान्यता नहीं देता तो अवैध माना जाता है। इसी प्रकार से अवैध संबंध, मतलब कोई विवाहित पत्नी है और वो किसी पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, तो इसको भी अवैध कार्य ही माना जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है सर। हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जो है कि अगला जो है कि इसमें बताया है कि अवैध उदाहरण के बाद इसमें कुछ गलत उदाहरण करके सर मैंने आपको बताया है। इसमें गलत उदाहरण में मतलब जो कि गलत उदाहरण से मतलब ये है कि परिभाषा इस परिस्थिति में लागू नहीं होगी। किसी कार्य का अनैतिक होना जरूरी नहीं है कि वह अवैध भी हो। उदाहरण, झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत हो सकता है लेकिन हमेशा अवैध नहीं होगा। मतलब झूठ बोलना सर वैसे गलत माना गया है, लेकिन हर बार वो गलत हो उसमें नहीं कह सकते। कई बार किसी की जान बचाने के लिए भी झूठ बोला जाता है। आपसी संबंध खराब ना हो इसलिए छोटे मोटे झूठ बोल दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं। और नंबर दूसरा, किसी को बगैर कानूनी आधार के अवैध कहना गलत है। मतलब आपके पास कोई कानूनी आधार नहीं है और आप किसी को अवैध कर रहे हैं, वो भी गलत है। किसी कार्य को कानून मान्यता देता है उसे अवैध नहीं कहा जा सकता। यदि कानून ने किसी को लाइसेंस दे दिया कि आप डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वकील हैं, वकालत का कार्य कर सकते हैं, आपकी नियुक्ति गवर्नमेंट शिक्षा विभाग में कर दी गई है, आप नौकरी कर सकते हैं, आपकी नियुक्ति बैंक में नियुक्ति लेटर दे दिया गया, आप बैंक में आप नौकरी कर सकते हैं, तो आपको विधिवत अनुमति दे दी गई कानून के तहत, तो उसको अवैध कार्य नहीं माना जाएगा। अवैध की कानूनी व्याख्या और महत्व। आपराधिक मामलों में यदि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि बीएनएस 2023 में दंड के प्रावधान बताए गए हैं। उदाहरण, चोरी, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी आदि अपराध कानून द्वारा अवैध माने जाते हैं। नागरिक मामलों में इसमें जो बताया गया सर, नागरिक मामलों में कुछ अनुबंध, शर्तें या कार्य कानून द्वारा अमान्य होते हैं। उदाहरण, किसी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करना जो कानून के खिलाफ है उसे कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब कानून के खिलाफ है ऐसा एग्रीमेंट। सपोज करो कि एक उदाहरण के तौर पे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि अगर तूने इस व्यक्ति की जो है कि संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो मैं तुझे इतने रुपए दूंगा और ये कब्जा करके तू मुझको ये संपत्ति दे दे। तो ये एग्रीमेंट उन्होंने किया, उसकी लिखा पढ़ी कर ली, तो ये सब कानूनी रूप से अवैध है और एक दंडात्मक भी कार्य है। मतलब अवैध होने के बाद भी एक दंडनीय अपराध में भी माना जाता है। संपत्ति और भूमि में कानून, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करता है तो वो बेदखल किया जा सकता है। बिल्कुल कोर्ट में, आप अदालत में दावा भी लगा सकते हैं कि स्वतः घोषित किया जाए और हमें हमारा कब्जा दिलाया जाए। उदाहरण, सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण करना अवैध कब्जा कहलाता है। तो सरकार तो साहब अतिक्रमण तोड़ देती है, अतिक्रमण हटा भी देती है, कुछ सालों तक आप कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट को पता ना हो। जैसे ही पता लगता है तो जुर्माना भी होता है और आपसे अवैध कब्जा भी ले लिया जाता है। शीर्षक है अवैध बनाम अनैतिक, क्या हर गलत काम अपराध है? कहानी शैली, जैसा कि मैंने अक्सर वीडियो में सर आपको बताया है। रवि ने बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर खोल लिया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्या उसका काम अवैध है? बिल्कुल सर, क्योंकि भारत में आपको डी फार्मा करना जरूरी है। डी फार्मा के बाद बी फार्मा होता है। हालांकि डी फार्मा 2 साल का होता है। डी फार्मा यदि आपने कर लिया उसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहां से आपको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस देने के बाद फिर आपको मेडिकल खोलने की अनुमति मिलती है। मेडिकल खोलने की अनुमति मिलने से पहले भी आपको 3 महीने का उसमें जो है कि ट्रेनिंग काल भी होता है कि आपके सरकारी अस्पताल में या कहीं क्लिनिक पे आपने दवा के स्टोर पे दवा बेचने का जो आपका एक अनुभव प्रमाण पत्र भी वो मांगते हैं, वो आप लगाते हैं। वो सारी कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है, तभी आप वो वैलिड माने जाएंगे। यदि आपने प्रक्रिया को नहीं किया तो अवैध कार्य माना जाएगा, एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी माना जाएगा, क्योंकि आपको तजुर्बा और अनुभव तो है नहीं। वो आया सिरदर्द की गोली लेने, आपने दे दी उसको नींद की गोली। वो आया पेट दर्द की गोली लेने, आपने उसको उल्टी की दे दी या बुखार की गोली दे दी, पैरासीटामोल दे दी। एसिक्लोफिलेन जो एक सिर दर्द की गोली में होता है, जिसको हम जीरोडॉल पी भी कहते हैं, काफी फेमस दवा है ये। उसमें एसिक्लोफिलेन होता है जो सिर दर्द के लिए लाभदायक होता है। अगर सिर दर्द होता है तो उसको खाया जाता है, और उसके साथ पेंटोप्रोजोल या पेंटोप्रोजोल या इसी प्रकार की एक वो पेट से गैस एसिडिटी से रिलेटेड दोनों के कॉम्बिनेशन से दवा दी जाती है, ताकि आपका सिर का दर्द दूर हो जाए। पेट की वजह से भी होता है, डाइजेशन, गैस एसिडिटी की वजह से, और अन्य रीजन से भी हो सकता है। लेकिन अक्सर डॉक्टर मैंने देखा है, अब यदि एक जो है कि अनाड़ी व्यक्ति उस सिरदर्द के पेशेंट को जो है कि बुखार की दवा दे देता,
या उल्टी की दवा दे देता है, जबकि उसको तो बेचारे को सिर दर्द है तो उसको तो एसिक्लोफिलेन और पेंटाप्रेजोल ये दोनों के कॉम्बिनेशन से दवा लेना चाहिए थी, लेकिन उसने दवा ले ली, दे दी दूसरी। तो ये अवैध इसलिए ही ठहराया गया है ताकि समाज में किसी को नुकसान ना हो। अवैध सभी अवैध कार्य आप अगर उस पर गौर करेंगे तो समाज में व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से नुकसान होता, क्योंकि अगर वो बिना लाइसेंस के मेडिकल खोलने बैठ गया और सिर दर्द की दवा के बजाय उसको पेट दर्द की दवा दे दी और उसको सिर दर्द कुछ अलग तरीके का हुआ, माइग्रेन या बहुत ज्यादा हुआ और वो गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो उसका जिम्मेदार तो वही हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही रोक दिया कि भाई तुम लाइसेंस लो, ट्रेनिंग लो, उसके बाद मेडिकल स्टोर खोलोगे, उसके बाद ही दवा बेच सकते हो, वरना वो विधि विरुद्ध कार्य माना जाएगा। समझाने का मतलब सिर्फ यही था, एक उदाहरण देके मैंने बताया था कि आप इस बात को समझ सकें कि जो अवैध को परिभाषित किया गया उसका क्या परिभाषा है। महत्वपूर्ण नोट है इसमें, सिर्फ अनैतिक होना अवैध नहीं होता, लेकिन अगर कोई कार्य कानून के विरुद्ध हो तो वह अवैध कहलाता है। निष्कर्ष में इसमें सर आगे, अवैध का अर्थ वह सभी कार्य, संपत्ति, व्यापार या गतिविधि है जो कानून के विरुद्ध है। हम अनैतिक कार्य अवैध, हर अनैतिक कार्य अवैध नहीं होता, लेकिन हर अवैध कार्य अपराध या दंडनीय हो सकता है। किसी भी चीज को अवैध कहने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या वह किसी कानून का उल्लंघन कर रही है। तो इस प्रकार सर मैंने आपको अवैध शब्द की मुकम्मल कानूनी परिभाषा बता दी है। हमारा अगला टॉपिक होगा न्यायाधीश। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 16 में न्यायाधीश शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसकी क्या परिभाषा होगी ये सर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी अवैध शब्द पे आपको दे दी है, और जो बुक में परिभाषा दी गई है सर, बुक के आधार पे भी मैंने दे दी आपको पूरी परिभाषा जो बुक में लिखा हुआ है, और जो ई बुक में सरल शब्दों में लिखा हुआ है मैंने वो भी आपको बता दिया है। ये ई बुक के अंदर से सर मैं बताता भी इसलिए हूं ताकि आप उसमें देख लें कि ई बुक में क्या लिखा हुआ है। जब आप इसको वेबसाइट पे जाके परचेस करेंगे तो यही लिखा हुआ दिखाई देगा जो मैंने आपको बताया। इसमें सिर्फ एक परिभाषा बताई है, जबकि इसमें मैंने 39 परिभाषाओं की एक ई बुक तैयार की है जो मेरे चैनल, मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है, और जिसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जो नीचे आप देखेंगे वीडियो के नीचे तो मोर लिखा हुआ दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें ई बुक लिखा दिखाई देगा, उसके आगे आसमानी रंग की उसकी लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 99 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि सर आप जो भी वीडियो बनाए उसका पीडीएफ जरूर उपलब्ध करा दें, तो ये पीडीएफ मैंने सर उपलब्ध करा दिया उन लोगों के लिए जिनको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।